नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे, जहां हम लोग कवर कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि आपके विभिन्न एग्ज़ाम्स लाइक बीपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी ट्री, बिहार एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल, बिहार एसआई एंड अदर्स सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप सभी को पता होगा कि इतिहास से सभी एग्ज़ाम में इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं निश्चित तौर पे। तो इसी कड़ी में हम लोग आज करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल का नवाब, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ परिचय। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से भारत में यूरोपियों का आगमन होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो देखें, तब और भी आपको क्लियरिटी होगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखे कि किस तरह यूरोपियों का आगमन होता है। पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, इंग्लिश, फिर डेनिश आते हैं और सबसे लास्ट में फ्रेंच आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, तो आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अंग्रेज़ों से रिलेटेड है। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे EIC। तो अगली बार से आप लोग EIC का मतलब समझेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब बना था? तो इसका निर्माण हुआ था 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को। किसके आदेश पे हुआ था? एलिजाबेथ प्रथम। इसके ये जो उस टाइम कौन थी, ब्रिटेन की महारानी थी, इनके आदेश पे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था 1600 ईस्वी में। ठीक है, और इसे कितने वर्षों का भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला था? 15 वर्षों का। 15 वर्ष का शुरुआत में अधिकार दिया गया था। इसी क्रम में हम इस वीडियो में आज आगे पढ़ेंगे किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आया और भारत में अपनी व्यापार को संभाला। और बेसिकली आज हम बंगाल के क्षेत्र का पढ़ेंगे कि किस तरह इसने अपना बंगाल में अपना दबदबा कायम किया, अपना कोठी स्थापित किया। ठीक है, एक प्रेसिडेंसी बनाया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहली प्रेसिडेंसी कहाँ बनाई गई थी? मद्रास। दूसरी कौन सी थी? बम्बई। और तीसरी प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तीसरी प्रेसिडेंसी बंगाल, जो कि आगे चल के यही मुख्य केंद्र बनता है। आगे चल के क्या ये बनता है? हेडक्वार्टर अंग्रेज़ों का यही बनता है। तो आइए इस क्रम में हम देखते हैं, विभिन्न MCQ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडर एंड ट्रेवलर टू कम टू इंडिया? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी एवं यात्री कौन था? ऑप्शन ए है मिडिल्टन, ऑप्शन डी है मिल्डेन हॉल, ऑप्शन सी है विलियम, ऑप्शन डी है खोजा वाजिद। तो हम देखेंगे कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी या अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये थे हमारे मिल्डेन हॉल, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मिल्डेन हॉल। और ये भारत कब आया था? तो ये 1599 ईस्वी में भारत आया था। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो हु कम टू इंडिया इन 1608 एज एन इन्वॉय ऑफ किंग जेम्स I ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 ईस्वी में भारत कौन आया था? ऑप्शन ए है रॉल्फ फिंच, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी विलियम गोडार्ड, ऑप्शन डी थॉम्पसन। तो हम देखते हैं कि मिल्डेन हॉल के बाद 1608 ईस्वी में भारत आते हैं कौन? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस किसके दूत के रूप में भारत आते हैं? तो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1608 ईस्वी में आएंगे। और जहाँ से ये जो जहाज़ से आए थे, जिस जहाज़ से ये ब्रिटेन से भारत आए थे, उस जहाज़ का क्या नाम था? जहाज़ का नाम था
हेक्टर। और जब ये भारत आते हैं तो उस टाइम बादशाह क्या थे, मुग़ल बादशाह। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि इस टाइम बादशाह कौन थे, तो बादशाह अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर थे। बादशाह जहांगीर जो उस टाइम मुग़ल सम्राट थे। इन्हीं के दरबार में हेक्टर मुनरो आते हैं, जहाँ से इसे जहांगीर के द्वारा इन्हें कैप्टन खान की उपाधि दी जाती है। ये क्या थी, उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे 1615 में एक और अंग्रेज़ व्यापारी आते हैं, अंग्रेज़ राजा के दूत बन के। 1615 ईस्वी में कौन आते हैं, सर टॉमस रो। ये भी जहांगीर के ही दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, ये जहांगीर से अजमेर में मिलते हैं, अजमेर के राज दरबार में जहांगीर से मिलते हैं। और ये कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल होते हैं। सर टॉमस रो है जो व्यापारिक छूट पाने में सफल हुए थे। और कैप्टन हॉकिंस कहाँ मिले थे जहांगीर से, तो आगरा के राज दरबार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ब्रिटिश ऑफिसर इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मद्रास। मद्रास के निर्माता किस ब्रिटिश अधिकारी को माना जाता है। जैसा कि हमने देखा 3 प्रेसिडेंसी बने थे, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। तो यहाँ पे पूछ रहा है मद्रास के निर्माता। ऑप्शन ए है फ्रांसिस मार्टिन, ऑप्शन बी है फ्रांसिस डे, ऑप्शन सी है फिलिप फ्रांसिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 प्रेसिडेंसी बने थे, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, जिसे बंगाल आप कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम कलकत्ता ही लिख लेते हैं। तो मद्रास के निर्माता कौन थे, तो ये थे फ्रांसिस डे। आप यहाँ नोट कर लेंगे, फ्रांसिस डे। बम्बई के निर्माता संस्थापक किसे जाना जाता है, गेराल्ड आंगियार। और कलकत्ता के निर्माता के तो आप सभी को पता होगा, जॉब चार्नॉक। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फ्रांसिस डे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ ब्रिटिश विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था। ऑप्शन ए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ऑप्शन बी इंक्रीज इन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ओवर द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल में नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। ऑप्शन सी एक्विजिशन ऑफ 24 परगनाज बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण। अपॉइंटमेंट ऑफ स्लिविक एज द गवर्नर ऑफ बंगाल, क्लाइव की बंगाल की गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तो अगर हम प्लासी के युद्ध को देखते हैं तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी की लड़ाई हमारी हुई थी 23 जून को 1757 ईस्वी को। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे, सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। और किसके साथ यह युद्ध हुई थी, क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब कौन थे उस टाइम, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो जब होती है प्लासी की लड़ाई तो ऑप्शन ए में हम देखते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो नहीं, प्लासी की लड़ाई के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं हुई थी। ऑप्शन बी बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। तो हाँ, ये देखा गया था कि बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि हो गई थी, क्योंकि मीर जाफ़र को इसके बाद किसके बनाया गया था, बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया था क्लाइव के द्वारा।
ऑप्शन सी देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अध्ययन। तो नहीं, इस टाइम नहीं किया गया था, ये बाद में क्लाइव के द्वारा किया गया था। क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, नहीं, तो ये भी नहीं था। तो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स मार्क्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। ऑप्शन ए बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई। ऑप्शन बी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सी थर्ड एंग्लो मैसूर वार, मैसूर की तीसरी लड़ाई। ऑप्शन डी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तब अभी हमने देखा कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1857 को, ये अंग्रेज़ों का मतलब भारत में प्रथम ऐसी लड़ाई थी जिसमें थोड़ा सा प्रभुत्व आ गया कि नहीं, ब्रिटिश जो है बहुत शक्तिशाली हैं। हम प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमने देखा कि ये युद्ध किसके बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में। नेतृत्व किसने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, क्लाइव ने किया था, ठीक है, क्लाइव ने किया था। और इस युद्ध के कारणों के रूप में देखा जाता है तो सिराजुद्दौला को काफ़ी नाराज़गी थी कि ब्रिटिश जो है कलकत्ता में दुर्ग का निर्माण कर रहे हैं, कलकत्ता की घेराबंदी कर रहे हैं। और जो इसका तत्कालीन कारण था, आप लोगों को पता होगा, एक घटना हुई थी, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना ये कब हुई थी आपकी, ये 22 जून को होता है, 20 जून 1856 का। इसमें क्या हुआ कि कथित तौर पे कहा जाता है, एक हॉलवेल नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा कथित तौर पर कहा जाता है कि 146 अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और अगले सुबह खोलने पे मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे। कितने लोग जीवित बचे थे, मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे, ठीक है। तो जब प्लासी की लड़ाई होती है सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, तो जो मेन सेनापति था मीर जाफ़र, ये सिराजुद्दौला का मेन सेनापति था जिसने धोखा दे दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया। और धोखा देने में और कौन कौन लोग शामिल थे, तो एक थे बैंकर इसका जो था जगत सेठ, व्यापारी था अमीन चंद, ठीक है, एक दीवान थे राय दुर्लभ। इन सब ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेज़ों के पक्ष से युद्ध लड़ा, ठीक है। अब सिराजुद्दौला के साथ किसने दिया था, सिराजुद्दौला की ओर से युद्ध किसने लड़ा था, तो मीर मदान। दो सेनापति थे, मीर मदान और मोहनलाल। मतलब सिराजुद्दौला की ओर से एक छोटी सी टुकड़ी ने युद्ध में भाग लिया, मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में। मीर मदान युद्ध में ही मारा जाता है, युद्ध में मारा गया। और इस युद्ध के बीच में ही सिराजुद्दौला को है जो युद्ध से प्लासी से दूर ले जाया गया, मतलब उसको बचा लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स कॉल्ड द बैटल ऑफ प्लासी एज ए परमानेंट सॉरोफुल नाइट। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सुब्रमण्यम भारती। तो अस्थायी दुख भरी रात किसने कहा था, तो नवीन चंद्र सेन ने कहा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नवीन चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज considered as the most important from the perspective of establishing British supremacy in India। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी प्लासी, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन डी वांडीवास। तो अभी हमने देखा था कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हो जाता है।
लेकिन जो आधिपत्य के रूप में देखा जाता है तो वो बक्सर की लड़ाई को देखा जाता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो हम बक्सर की लड़ाई के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो बक्सर का युद्ध जो कब हुआ था, ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये होता है एक संयुक्त सेना, 3 लोगों की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस तीनों की संयुक्त सेना कौन कौन सी थी? पहले में थे मीर कासिम, कौन थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और कौन थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। उस टाइम मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और एक संयुक्त सेना के बीच में युद्ध होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से नेतृत्व करते हैं मुनरो, इनका पूरा नाम था हेक्टर मुनरो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजयी होती है, जीत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, तीनों संयुक्त सेनाओं की हार होती है। इस टाइम मीर कासिम कौन थे? तो मीर कासिम बंगाल के नवाब थे, शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे और शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे जो दिल्ली से शासन कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हार के बाद एक संधि की जाती है जिसे इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के रूप में जाना जाता है। और ये संधि कब होती है? तो ये 1765 को होती है, अगस्त 1765। और ये 2 दिन होता है। कब कब? एक 12 अगस्त को और दूसरा संधि होता है 16 अगस्त को। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल देखेंगे इस संधि के बारे में। तो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु वाज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी दैट डिफेटेड मीर कासिम्स आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए मेजर ह्यूम, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी सर आयरकूट, ऑप्शन डी मेजर मुनरो। तो अभी हमने देखा कि जब 22 अक्टूबर को होता है युद्ध, 22 अक्टूबर 1764 को युद्ध जब हुआ था तो इन सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेजर मुनरो। नेतृत्व किनके पास था? मेजर मुनरो के पास। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मेजर मुनरो। सॉरी दोस्तों, ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, हमने एक जगह गलत लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे। जैसा कि हमने, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 1757 प्लासी का युद्ध, यहाँ बाई मिस्टेक हमने 1857 लिख दिया था, ये 1757 है। आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, प्लासी का युद्ध 1757 है ना कि 1857, ऊपर में जैसा हमने लिखा भी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन 1765 विच ऑफ द फॉलोइंग हिल ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट? 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी कुकी, ऑप्शन डी टिप्परा। तो जब 1765 में इलाहाबाद की संधि, 1765 में हमने पढ़ा इलाहाबाद की संधि के बाद दीवानी प्रदान की गई थी। कहाँ कहाँ की दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा दीवानी प्रदान की गई थी? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी। तो उसके बाद जो खासी जनजाति थी, खासी पर्वतीय जनजाति, अंग्रेज़ सबसे पहले इसी के संपर्क में आए थे। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खासी। अब शाह आलम ने, आपने देखा कि ये कब दीवानी इन्होंने प्रदान किया था? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि में। और दूसरी संधि हमने देखा था कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1765 को। ये किसके बीच हुआ था? क्लाइव। 1757 में जो है क्लाइव आए थे, जीत कर गए। उसके बाद इन्हें दोबारा 1765 में बुलाया गया इलाहाबाद की संधि करने के लिए। तो क्लाइव और किसके बीच हुआ था? क्लाइव
के साथ शुजाउद्दौला। अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। इसमें शुजाउद्दौला को जुर्माने के रूप में युद्ध के खर्च और जुर्माना के रूप में 25 लाख नहीं बल्कि 50 लाख देना पड़ा था। कितना देना पड़ा था? 50 लाख का जुर्माना अवध को देना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल्स फॉट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। हमें यहाँ पे क्या करना है? 18वीं शताब्दी में लड़े हुए युद्धों को कालक्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? बांडीवास का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, अंबूर का युद्ध है और प्लासी का युद्ध है। तो हम चारों को बारी बारी से देखेंगे। तो अंबूर का युद्ध पहला हम लोग देखते हैं। सॉरी, इसे आप सुधार कर लेंगे, ये अंबूर है। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? अंबूर का युद्ध हम जब देखेंगे तो अगस्त 1749 को अंबूर का युद्ध हुआ था। और ये किस दौरान हुआ था? ये जब प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था, प्रथम कर्नाटक युद्ध तब हुआ था। और इसका कारण क्या था? तो कारण था हैदराबाद और कर्नाटक में जो है सत्ता किसके पास होगी, राजा कौन बनेगा, इसलिए युद्ध चल रहा था। अब दूसरा युद्ध हम प्लासी को देखते हैं। प्लासी, तो हमने प्लासी का युद्ध को पीछे भी देखा कि ये कब हुआ था। ये 23 जून 1757 को होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध ये कब होता है? ये 1760 ईस्वी में होता है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान। ये कब हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध जब चल रहा था तब हुआ था। और ये किन के बीच हो रहा था? तो वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी वर्सेस अंग्रेज़, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक निर्णायक युद्ध था। इसमें यह युद्ध निर्णायक इसलिए था क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि भारत में शासन कौन करेगा, तो ब्रिटिश शासन करेंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज शासन करेंगे। ठीक है, तो हमारा सही क्रम क्या? और इसके बाद चौथा ऑप्शन में है बक्सर का युद्ध। बक्सर हमने देखा ये कब हुआ था? ये 1764। तो इस तरह से हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा? अंबूर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो ये ऑप्शन बी में हमारा क्रॉनिकल सजा हुआ है, सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। सही युग्म को सुमेलित करना है हमें। यहाँ दिया गया है युद्ध का नाम और किनके बीच हुआ था वो सुमेलित करना है। तो बक्सर का युद्ध ऑप्शन का ये में है, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हमने देखा किनके बीच होता है, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के विरुद्ध कौन लड़ते हैं? हेक्टर मुनरो। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है वांडीवास का युद्ध। ये कब हुआ? 1760 में वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये सही है। ऑप्शन सी है चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे। नहीं, तो चिलियावाला का युद्ध हुआ था अंग्रेज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिखों के साथ ही ये युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी खुर्दा का युद्ध, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नहीं, खुर्दा का युद्ध निजाम के साथ किसने लड़ा था? तो मराठों ने। मराठा और निजाम के बीच खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या सुमेलित है? ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टेड द ब्रिटिश द मोस्ट इन इंडिया। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध? ऑप्शन ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत, ऑप्शन डी सिख। तो जो मराठा थे, आपने सुना होगा शिवाजी का नाम। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। इन्हें क्या कहा जाता था? छत्रपति शिवाजी। तो जो मराठा थे वो भारत में ब्रिटिश सरकार के सर्वाधिक विरोध किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? हमें सूची 1 को सूची 2 से रिलेट करना है, मतलब मैच करना है।
क्या करना है, मैच करना है। तो देखते हैं क्या है, काल कोठरी की घटना। तो काल कोठरी की घटना कब हुई थी? 20 जून को। 20 जून कब? 1756 को। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब होगा? 22 अक्टूबर 1764 को। मीर जाफ़र की मृत्यु, मीर जाफ़र की मृत्यु कब हुई थी? 5 फरवरी 1765 को। इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 और 16 अगस्त को 1765 को। तो इस तरह से हम देख लेते हैं क्या क्रम में है हमारा। तो सबसे पहले हमारा ए है, फिर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पेरर? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शन ए सरफराज खां, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन सी अलवर्दी खां, ऑप्शन डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल मुर्शिद कुली खां, जिसने बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, मुर्शिद कुली खां। अब हम बंगाल के नवाबों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। इनके बाद कौन नवाब बनते हैं? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान। सरफराज खान के बाद आते हैं अलवर्दी खान। अलवर्दी खां, अलवर्दी खां के इनके बाद सिराजुद्दौला, जो प्लासी के युद्ध में भाग लेते हैं। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, इसके बाद फिर से मीर जाफ़र को बनाया जाता है। इनके बाद नजमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, सैफुद्दौला और सबसे आखिरी बंगाल के नवाब कौन थे? मुबारक-उद-दौला। सबसे आखिरी कौन होंगे? मुबारक-उद-दौला। ये कब बने थे? 1770 से 75 के बीच। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि मुर्शिद कुली खां बंगाल के प्रथम स्वतंत्र गवर्नर बनते हैं, मतलब स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करते हैं। और इस तरह कुल 11 नवाब बने बंगाल के। हमने सबका नाम देखा क्रम से। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड हेमहर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेल्टिक। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्हें क्या नाम दिया गया था? ये जब प्लासी के युद्ध में नेतृत्व करते हैं और सिराजुद्दौला को बुरी तरह पराजित करते हैं, तो इन्हें एक संज्ञा दी गई थी, स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति। रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति। क्वेश्चन नंबर 16, इंपेरियर शाह आलम सेकंड ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1765, ऑप्शन डी 21 अगस्त 1765। तो 1765 में हमने देखा एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि
यह 2 तारीखों को होती है, एक 12 अगस्त को होती है और एक 16 अगस्त को। 12 अगस्त में शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव करते हैं और 16 अगस्त को रॉबर्ट क्लाइव शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि करते हैं। तो जब 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संधि होती है तो इसी दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की जाती है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 12 अगस्त 1765, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हु एग्जीक्यूटेड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, शाह आलम। ऑप्शन बी क्लाइव, मीर कासिम, बलवंत सिंह। ऑप्शन सी क्लाइव, नजमुद्दौला, शुजाउद्दौला। ऑप्शन डी क्लाइव, मीर जाफ़र, शुजाउद्दौला। हमने पीछे कई बार देखा कि इलाहाबाद की संधि किन के बीच हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हु एमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए अलवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफ़र, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो जब मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है बंगाल का, तो ये देखते हैं कि प्रशासन में अंग्रेज़ों का दखल, ईस्ट इंडिया कंपनी का दखल बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देते हैं। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा मीर कासिम। अब हम राजधानी, बंगाल की राजधानी के बारे में देखते हैं। तो बंगाल की 3 राजधानियाँ थी। सबसे पहली राजधानी जो थी ढाका, दूसरी राजधानी थी मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद से बदलकर कहाँ राजधानी बनाया गया? मुंगेर को। और मुंगेर किसने बनाया था? मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियंस स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1765 AD to 1772 AD वाज ए डेकोट स्टेट? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि 1765 से 1772 की अवधि बंगाल की सरकार की एक डाकू राज्य था? ऑप्शन ए KM पनिकर, ऑप्शन बी GW फॉरेस्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले या फिर ऑप्शन डी नंदलाल चटर्जी। तो KM पनिकर ने 1765 से 1772 की अवधि को बंगाल की सरकार का डाकू राज्य कहा था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, KM पनिकर। द बैटल ऑफ बक्सर प्रोवाइडेड द की फॉर द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया। पहला कथन है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765 हेल्प द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर रूल इन बंगाल। स्टेटमेंट सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे एक गलत लिखा गया हुआ है, तो हम हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। कथन दूसरा है, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद। क्या पूछ रहा है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे अंग्रेजी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन 2 को इन्होंने टाइप ही नहीं किया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो कथन 1 में देखते हैं, बक्सर की लड़ाई जब होती है तो यह, जैसा कि हमने देखा कि बक्सर की लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित होने लगता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन मतलब कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 21, who made the remark about the East India Company that the company is an anomaly but is the part of system where everything is anomalous? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है।
ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जीबी मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी हेनरी हुड्डा। तो ये कथन दिया था जीबी मैकाले ने, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जीबी मैकाले। क्वेश्चन नंबर 22, नवाब मीर जाफर ऑफ बंगाल विच हेल्प ऑफ द पपेट मुगल एम्पेयर शाह आलम द्वितीय conferred the title of Sabut Jung on Clive and granted him the zamindari of some areas. Identify the areas known as Clive's Jagir. बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव का जागीर कहलाने वाला क्षेत्र का पहचान करना है। ऑप्शन ए है 24 परगना, ऑप्शन बी नदिया, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों दिए गए क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? बंगाल के क्षेत्र हैं, जिसमें क्लाइव का जागीर किसे क्षेत्र को कहा गया? तो 24 परगना को क्लाइव का जागीर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच नवाब ऑफ बंगाल रोड टू द गवर्नर ऑफ ब्रिटिश कंपनी, your gentlemen behave in such a way, they create disorder throughout the country, they loot people, disrespect my officers and inflict physical torture on them। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समझ देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। ऑप्शन ए अलवर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो जो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, इन्होंने लिखा था एक ब्रिटिश अधिकारी को कि आपके जो अधिकारी हैं ऐसे ऐसी गड़बड़ी फैला रहे हैं, और इसी के कारण यही विवाद बढ़ते गया और लास्ट में बक्सर का युद्ध इसका ही परिणाम था, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बिटवीन क्लाइव एंड मुगल एम्पेयर शाह आलम द्वितीय। क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। शाह आलम द्वितीय वाज गिवन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ करा एंड इलाहाबाद, शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए गए। दूसरा है द कंपनी परमानेंटली रिसीव्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन द एक्सचेंज ऑफ 26 लाख रुपीज़ एनुअली। कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। थर्ड है द नॉर्दर्न सरकार्स डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ ऑफ हैदराबाद एंड वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज द जागीर ऑफ ब्रिटिश। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इसमें से देखना है कि सही कौन सा है, क्या है करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया गया, बिल्कुल सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए के सालाना के बदले बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दी गई, ये भी सही है। हैदराबाद के कुछ उत्तर के जिलों को उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता मिल गई, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 25, विच नवाब ऑफ बंगाल advise the successor do not think the weakening of all three, the English, French and Dutch simultaneously. Among these three, the English are the most powerful. First finish them and the others will not trouble in you much. बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारियों को यह सलाह दी थी कि अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच तीनों को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना, तब अन्य तुमको कोई कष्ट नहीं देंगे।
ऑप्शन ए है अलवर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफ़र, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो जो अलवर्दी खां थे, अलवर्दी खां बंगाल के चौथे नवाब थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को ये सलाह दी थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इन्होंने अंग्रेज़ों को और क्या कहा था, तो मधुमक्खी के छत्ता के रूप में कह के यूरोपियों के लिए प्रयुक्त किया था, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलवर्दी खां। इस तरह से आज हमने देखा किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यहाँ कुछ बातों को बिल्कुल याद रखेंगे, जैसे नवाब, कुछ प्रमुख नवाबों के नाम याद रखेंगे, नवाबों के नाम याद रखेंगे। जो प्लासी प्लस बक्सर दोनों युद्ध के दिनांक और किनके किनके बीच हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, इससे आप बिल्कुल याद रखेंगे। और इसी दौरान अंबूर, वांडीवास, कई तरह के युद्ध हुए। विभिन्न टॉपिकों का आप ध्यान रखेंगे और समझेंगे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये टॉपिक पूरी तरह समझ आया होगा। अगर कोई त्रुटि रह गई है तो आप दोबारा से वीडियो को देखें, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। ये दिए हुए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बेशक आप हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।